30 जून से पहले सभी ट्रस्टों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये अभी है। तो निश्चित रूप से ब्रांच ने सही सब्जेक्ट का चयन किया है और राजीव सोगानी जी राजस्थान में ही नहीं, मैं समझता हूँ इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और जब जब स्पीकर ब्रांच ने आपको याद किया है, आपने हमेशा हमें समय दिया है। बहुत वास्ट नॉलेज डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में आपको है। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लेके और निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय राजीव सोगानी जी को कि जो ट्रस्ट से संबंधित जो प्रावधान और जो अभी जो नए रजिस्ट्रेशन के हैं या जो अमेंडमेंट्स के हैं या जो अभी जो वापस अपडेट कराने हैं 12 PG या 1023 जो भी है, उनके बारे में आप उनका एक्टिव उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और क्या प्रावधान है उसके बारे में आप बताएंगे। राजीव सोगानी जी। धन्यवाद प्रकाश जी। धन्यवाद सुनील मोर साहब। सेंट्रल काउंसिल मेंबर प्रकाश शर्मा जी, सीकर ब्रांच के चेयरमैन सुनील नावाला जी, सेक्रेटरी लोकेश शर्मा जी, सुनील मोर साहब, जिनका एक भी मैसेज अगर मेरे पास आता है तो मैं ये सब देखे बिना कि मैं उस सब्जेक्ट के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, मैं कंसेंट दे देता हूँ फॉर एनी टॉक particularly for सीकर ब्रांच। आज के कोई स्पीकर उज्जवल शर्मा जी, if he has logged in। फ्रेंड्स, जैसा सुनील मोर साहब ने कहा कि ये री रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और न्यू प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा सामयिक टॉपिक है, बड़ा रेलेवेंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। और इस समय प्रोबेबली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में एक जो काम, जो लोग भी डायरेक्ट टैक्सेस में डील कर रहे हैं, हम सभी लोग करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, तो जो एक काम होने जा रहा है वो ये हो रहा है कि हमें अप्रैल, मई और जून में जो भी ट्रस्ट हैं उनका री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट के मामले में सरकार के स्तर पे ये चर्चा बहुत लंबे समय से रह रही है कि ट्रस्ट के लॉ का काफी दुरुपयोग हो रहा है। सीएजी ने भी अपनी जब कभी भी रिपोर्ट्स दी हैं अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें एक बार तो उन्होंने इवन टाटास के जो ट्रस्ट हैं जो इतने बड़े बिजनेस को ओन कर रहे हैं उनके बारे में भी कहा कि ये ट्रस्ट लॉज का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार को ट्रस्ट लॉ को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि कर की चोरी, जो एक मास्क ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी का मास्क लेकर के जो कर की चोरी हो रही है उसको रोका जा सके। और उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ बजट्स के अंदर, पिछले कुछ फाइनेंस एक्ट्स के अंदर, चाहे वो फाइनेंस एक्ट 2020 है, 21 है, इन सब में ट्रस्ट के ऊपर जो भी कानून लगता है उनमें काफी बदलाव हुए हैं। और पहले बहुत लंबे समय तक ट्रस्ट के कानूनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ करता था। अभी काफी बदलाव ट्रस्ट से रिलेटेड लॉ के अंदर लगातार हो रहे हैं और उन सब का मकसद ये है कि सरकार इन सभी ट्रस्ट पे अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिन्हें टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा है, जितने रिलीजियस ट्रस्ट हैं जिन्हें टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा है, उन पे नियंत्रण रह सके, उसका दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग और जो कर के फायदे हैं उनका दुरुपयोग ये ट्रस्ट ना उठा पाए, इसलिए इन पे नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। और उसी कड़ी के अंदर ये रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई का नया कानून फाइनेंस एक्ट 2020 से आया था। और साथियों, मैं ये कहूँगा कि आप ये समझ सकते हो कि हिंदुस्तान के सारे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की जनगणना हो रही है, मतलब सभी को अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है। अनफॉर्चुनेटली सरकार के पास खुद के पास अपना कोई डेटाबेस नहीं है कि उन्होंने कितने चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को 12AA में रजिस्ट्रेशन दिया है, 12A में रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, और अब वो री रजिस्ट्रेशन के मार्फत वो डेटाबेस भी तैयार करने जा रहे हैं। इस नए रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर 2020 में फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत परिवर्तन आया था, उन सब में एक फायदा जो है वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि नए ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना अपेक्षाकृत आसान है।
अपेक्षाकृत आसान है इसका मतलब ये है कि जब भी वो अपना फॉर्म भरेंगे और रिक्विजिट डिटेल्स उसके अंदर दे देंगे तो उन्हें तुरंत एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल ही होगा और प्रोविजनल होने के बाद उन्हें उसके परमानेंट रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही एक समयबद्ध जो अभी अपन आगे चर्चा करेंगे उसके अंदर उन्हें अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ट्रस्ट के ऊपर जितना भी कानून है उसमें निश्चित रूप से जो बदलाव आया है, कर विभाग का, टैक्स डिपार्टमेंट का कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। बट ऑन दी अदर साइड हमारे ये ट्रस्ट अभी हमारी कंट्री में जो मेरा तजुर्बा है इतने सारे नियंत्रणों के लिए या इतने सारे कंप्लायंसेस के लिए सक्षम नहीं है। इन सारे ट्रस्ट को आप पाएंगे अधिकतर की इन ट्रस्ट के पास बहुत प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है और जिस तरह के कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं वो कंप्लायंसेस एक बिजनेस करने वाले में जितने कंप्लायंसेस हैं उतने ही कंप्लायंसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं। वो इन सब के लिए काफी दुष्कर होगा, उनके लिए काफी कठिन होगा इन सब कंप्लायंसेस को करना। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, और मैं अपने जो कुछ भी अपन आज की चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं ये भी सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि अब वो जमाना गया जब हम ट्रस्ट का बिना फीस या बिना एडिक्वेट फीस लिए काम कर दिया। क्योंकि अधिकतर ट्रस्ट वाले लोग जो आते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम तो खुद चैरिटेबल वर्क में लगे हुए हैं, इसलिए आप भी हमारा काम बिना फीस के या बहुत ही कम फीस पे करें। साथियों, हमें इस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा, हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि कानून बहुत कठिन हो गया है, इस कानून पे अपडेटेड रहना और उसकी कंप्लायंस करना हमारे ऑफिस के थ्रू उसकी अपनी एक कॉस्ट आती है। और जब तक अगर हम वो कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे चैरिटेबल ट्रस्ट से, तब तक हम उन्हें प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे और इन द प्रोसेस हो सकता है कि किसी दिन वो चैरिटेबल ट्रस्ट ही किसी मुश्किल में फंस जाएं। हर 5 साल में ट्रस्ट को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ये एक नया प्रोसेस है जिससे कंप्लायंस प्रोसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट स्लाइड हमें देखना है कि फाइनेंस एक्ट 2020 से ये सब कानून में परिवर्तन आया था। नेक्स्ट, और ये इनफैक्ट जब ओरिजिनल लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत, तो ये जो कार्रवाई अभी हम करने जा रहे हैं वो 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हुई, उसे अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक पोस्टपोन किया गया। फिर कोविड का जो भी असर था वो कम नहीं हुआ, उसके बाद इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया और प्रेजेंटली ये 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में ये कार्रवाई पुराने सभी ट्रस्ट को अपने ट्रस्ट के रिन्यूअल के लिए करनी होगी। और जैसा विकराल रूप कोरोना का वर्तमान में हम सब लोग देख रहे हैं और निकट भविष्य में उसके कोई कम होने की जल्दी से संभावना नहीं लग रही है, तो वापस मेरा मानना यह है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जल्दी ही, बजाय इसके कि टुवर्ड्स एंड जब सभी लोग बहुत कष्ट झेल लें उस समय डेट्स को एक्सटेंड करें। मेरा मानना यह है कि कुछ समय अभी ही उन्हें समय रहते हुए इन डेट के एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट करना चाहिए। एनीहाउ, उस डेट के एक्सटेंशन का मसला हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें केवल अपने को क्या कार्रवाई इस समय करनी होगी उस पर चर्चा करनी शुरू करते हैं अपन। साथियों, जो कानून है जिसकी वजह से री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, दैट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 12 कैपिटल ए क्लॉज स्मॉल ac। और इसी तरह सेक्शन 80G के अंदर भी सबसेक्शन 5 में एक प्रोविजो ऐड हुआ है। तो जो लोग सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड थे पुराने, उनको अपना ट्रस्ट का रिन्यूअल कराना है, वो कंडीशन 12A सब क्लॉज AC में है। और जो 80G में पहले रजिस्टर्ड थे, जिनको 80G की अप्रूवल मिली हुई थी और वो एक तरह से वन टाइम थी, दोनों ही 12A अप्रूवल और 80G अप्रूवल्स वन टाइम हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों को ही रिन्यूअल का प्रोसेस करना पड़ेगा। सो जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एमिनेटिंग, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द लॉ कंटेन्ड इन न्यू सेक्शन 12 कैपिटल ए क्लॉज AC which was introduced by the Finance Act 2020 with effect from 1st of June 2020। और जो हमने देखा कि उसकी एप्लीकेशन
बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस पोस्टपोन होती गई। नाउ 12A क्लॉज AC में 6 परिस्थितियां दी हुई हैं। उन 6 परिस्थितियों के तहत हम जो नया प्रोसेस है री रजिस्ट्रेशन का भी और जो नए ट्रस्ट हैं उनके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी चर्चा हम करेंगे। जो बहुत सारे और नए परिवर्तन हैं हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज का मकसद हमारे जो भी डिस्कशन का है वो ये है कि हम अपने आप को इक्विप कर लें, अपने आप को अपडेट कर लें कि हमें एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के रिन्यूअल के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें क्या कठिनाई आने की संभावना है, कैसे अभी से क्लाइंट्स को हमें मेल भेज करके उन्हें आगाह करना है कि उन्हें समय रहते हुए ये रिन्यूअल का प्रोसेस कंप्लीट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ सिचुएशन में आप पाएंगे कि इवन ट्रस्ट डीड को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता भी हो सकती है, तो हमें अपने क्लाइंट्स को अभी से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमें इन्वॉल्व होना पड़े उनके साथ उनके ट्रस्ट के अंदर अगर किसी तरह की अमेंडमेंट्स की जरूरत है तो जो 6 परिस्थितियों का मैं जिक्र कर रहा था उसमें सबसे पहली परिस्थिति है क्लॉज 1 में री रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 12AA रजिस्टर्ड ट्रस्ट। और जो मुख्य आज की चर्चा का विषय है, इन सभी ट्रस्ट को जो 31 मार्च 2021 तक, जो पुराने कानून जो 31 मार्च 2021 तक था उसके अंदर उनके पास अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो भी उन्हें 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में विद इन 3 months फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 एक अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दाखिल करना होगा। फॉर्म कौन सा होगा, उस फॉर्म में क्या क्या लाइन आइटम्स हैं, क्या दस्तावेज साथ जाएंगे, उसकी चर्चा अभी मेरे कलीग एंड माय पार्टनर इन द ऑफिस नरेश काबरा जी करेंगे अपने से। लेकिन मैं इतना जिक्र करना चाहूंगा कि जो ये फॉर्म है री रजिस्ट्रेशन का, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिना किसी इंक्वायरी के, एक तरह से ग्रीन चैनल पे बिना किसी इंक्वायरी के लिए विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें हमने एप्लीकेशन लगाई है, ये रिन्यूअल डिपार्टमेंट कर देगा और वो रिन्यूअल 5 साल के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि जो पुराने ट्रस्ट हैं, एक्सेप्ट ये कि हमें एक विस्तृत फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ कुछ दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा ये बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। फॉर्म भरना अपने आप में थोड़ा दुष्कर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो कुछ भी जो लॉ है उसके अंदर किसी तरह की कोई इंक्वायरी अभी डिपार्टमेंट उनको रिन्यू करने के लिए नहीं करेगा। देयरफॉर दोस ट्रस्ट जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड हैं उन्हें एडवांटेज है, दे विल बी गिवन अ रिन्यूअल फॉर नेक्स्ट 5 years and that will be granted by the department within 3 months from the end of the month in which the application for renewal is filed. So this is the first condition, जो first situation है सेक्शन 12A की, वो रिन्यूअल की लिए। और इसी की वजह से आज की चर्चा का मुख्य जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रिन्यूअल का इसी क्लॉज के तहत रहेगा। सेकंड सिचुएशन है जो नया कानून सेक्शन 12 कैपिटल A कैपिटल B 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है, उसके अंदर जितने भी ट्रस्ट अगर रजिस्ट्रेशन उनको मिल जाता है तो सेकंड सिचुएशन वो है जिसका अभी कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि नए कानून के तहत अभी कोई रजिस्ट्रेशंस मिले नहीं हैं। उनको एटलीस्ट 6 months प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years, क्योंकि अब 5 साल मैक्सिमम पीरियड है, अब 1 टाइम या लाइफ टाइम का अप्रूवल नहीं होगा। इसलिए जो 5 साल का उनका पीरियड है उसके एक्सपायर होने के 6 महीने पहले उन्हें उसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट उसकी पूरी इंक्वायरी करेगा और तब उन्हें रिन्यूअल ग्रांट होगा। और चूंकि डिपार्टमेंट को पूरी इंक्वायरी करने का अधिकार उसके अंदर है, इसलिए कमिश्नर को ऐसी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल करने का टाइम भी 6 महीने दिया गया है। जिस महीने के अंत में हम जिस महीने में हम एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं, एंड ऑफ दैट मंथ से 6 months में कमिश्नर इसके अप्रूवल या रिजेक्शन की कार्रवाई री रजिस्ट्रेशन की करेगा। दैट इज सिचुएशन 2। सिचुएशन 3 है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर। जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि इस नए कानून का एक अच्छा एस्पेक्ट ये है कि जो भी नया ट्रस्ट है वो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है। पुराने तरीके से ये मसला नहीं रहेगा कि जब तक आपने बिजनेस कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कमेंस नहीं की है तब तक उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा।
ऐसी सिचुएशन अब नहीं होगी, उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तुरंत मिल जाएगा, एक तरह से बिना किसी इंक्वायरी के वो रजिस्ट्रेशन उन्हें मिल जाएगा। नाउ जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है वो केवल 3 साल के लिए होगा। जो परमानेंट मिल जाएगा, जिसे परमानेंट बोलते हैं या रेगुलर बोलते हैं, परमानेंट तो अब नहीं कहना चाहिए, रेगुलर रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होगा, लेकिन रेगुलर से पहले 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जैसे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस होता है वैसे ये 3 साल के लिए एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को रिन्यू रेगुलराइज कराने के लिए 3 साल की अवधि समाप्त होने के 6 महीने पहले अप्रूवल के लिए, रेगुलर अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, या अगर अपन ने उस ट्रस्ट ने चैरिटेबल एक्टिविटी उस 3 साल के पहले ही शुरू कर दी है, मान लीजिए ट्रस्ट ने 3-4 महीने बाद चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर दी है, तो उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे ये एप्लीकेशन लगानी होगी, और जब इसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा तो उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक है, उसके अंदर किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है, लेकिन जब प्रोविजनल को रेगुलर रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। फोर्थ सिचुएशन है जो एक सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट डिस्कस दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 में 2 प्रोविजोज हैं, और वो प्रोविजोज उन ट्रस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ 1023C6 के अंदर या 6A के अंदर रजिस्टर्ड हैं। 1023C6 और 6A वो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो पुराने लॉ के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर उनकी रिसीट एजुकेशनल एक्टिविटी या मेडिकल एक्टिविटीज से होती थी तो उन्हें स्पेसिफिक अप्रूवल 1023C6 एजुकेशनल के लिए था, और 6A मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए था। उनको वो अप्रूवल सेक्शन 1023C6 और 6A में लेनी थी। पुराने लॉ के हिसाब से कोई भी, अगर मैं स्कूल चला रहा हूं तो चूंकि 12AA के अंदर चैरिटेबल पर्पस में एजुकेशन इज वन ऑफ द चैरिटेबल पर्पसेस जो सेक्शन 215 में डिफाइंड है, मैं 12AA में भी रजिस्ट्रेशन ले सकता था, और अगर मेरी स्कूल की रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर थी पुराने लॉ के हिसाब से, जो अब 5 करोड़ हो जाएगी, अगर मैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिसीट है तो मैं साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली 1023C6 में भी रजिस्ट्रेशन ले सकता था। अधिकतर ट्रस्ट ने दोनों में ही रजिस्ट्रेशन ले रखा था, और वो अपने रिटर्न में ऑल्टरनेटिव क्लेम्स भरा करते थे कि हम 12AA में भी रजिस्टर्ड हैं और 1023C में भी ऑल्टरनेटिवली रजिस्टर्ड हैं, और दोनों में वो एग्जम्पशंस लिया करते थे। अब कानून में सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 की जो प्रोविजो है उसके तहत ऐसे ट्रस्ट्स का दोनों में से एक रजिस्ट्रेशन, जो वो प्रोविजो है जिस दिन वो इफेक्टिव हुआ है उस दिन वो कैंसिल हो जाएगा, और जिनके पास ये दोनों हैं तो उनके पास जो स्पेसिफिक सेक्शन में उनकी अप्रूवल है वो कंटिन्यू करेगी। तो जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं या जिसपे ये लॉ एप्लीकेबल है, अगर मेरा एक एजुकेशन रन करने का चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर मैं स्कूल या कॉलेजेस रन कर रहा हूं, और मैं 12AA में भी रजिस्टर्ड हूं, जो 12AA के अंदर हर तरह की चैरिटी वाले रजिस्टर हो सकते हैं, और मैंने सेक्शन 1023C6 में भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो मेरा 1023C6 का रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेगा और 12A का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा from the date of that law coming into effect, and that date is 1st of June 2020। इसका मतलब यह है कि ये लॉ ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि असेसमेंट ईयर 21-22 में वो ट्रस्ट, उनका अगर उन्होंने 12AA में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो वो 12AA का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और केवल 1023C6 का बेनिफिट ले पाएंगे। 12AA उनका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है 1 जून 2020 को। लेकिन ऐसे ट्रस्ट को 1023C6 छोड़कर के 12AA या नया 12AB में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, और उन्हें ये कहा गया है कि एटलीस्ट 6 months prior to the commencement of the assessment year from which the said registration is sought to be made operative। अगर 1 जून 2020 को मेरा
12AA कैंसिल हो गया है। तो मैं जो अगर असेसमेंट ईयर 21-22 जो 1 अप्रैल 2021 को असेसमेंट ईयर शुरू हो रहा है, मैं 1 अप्रैल 2021 के 6 महीने पहले, यानी मैं असेसमेंट ईयर 21-22 में चाहता हूं कि नहीं मुझे 12AA का ही बेनिफिट चाहिए, क्योंकि मैं एजुकेशन के अलावा कुछ और एक्टिविटीज में भी शामिल हूं, इसलिए मैं 12AA का ही रजिस्ट्रेशन चाहता हूं। तो वो रजिस्ट्रेशन में एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर मुझे वो एप्लीकेशन लगानी होगी। इसका मतलब यह है कि जिन ट्रस्ट ने ये एप्लीकेशन 6 महीने पहले 1 अप्रैल 2021 के 6 महीने पहले वो एप्लीकेशन नहीं लगाई है, अब असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए वो 12AA का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और उन्हें अपना रिटर्न 1023C में ही भरना होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर 2022-23 में उन्हें 12AA का बेनिफिट लेना है, तो वो अब वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग जिसकी चर्चा अपन एक बार एक रिन्यूअल प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस कर लें, उसके बाद इस विषय पे थोड़ी और चर्चा अपन करेंगे। सो द फोर्थ सिचुएशन इज विद रेफरेंस टू दोज ट्रस्ट जिनका 12AA ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नाउ द फिफ्थ सिचुएशन इज अगर किसी ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट्स में कोई अमेंडमेंट किया है, तो पुराने लॉ के हिसाब से भी उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर जो अमेंडमेंट्स उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स में किए हैं, अदर देन ऑब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर अमेंडमेंट कोई ऑब्जेक्ट्स में किया है तो जो ऑब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसकी पूरी इंक्वायरी के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। ये जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है इसमें प्रोविजनल का कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें सीधा 5 years का रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एंड सिक्स्थ एंड द फाइनल सिचुएशन इज जो नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर कोई भी ट्रस्ट नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसके ऊपर सेक्शन 12A(B) एप्लीकेबल होगा और उसे ये नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year from which the said registration is sought। ये मुझे लगता है कोई ड्राफ्टिंग की एरर है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पिछले बजट में ड्राफ्टिंग की एरर सामने आ रही थी, लेकिन इस बजट में भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो एटलीस्ट टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी स्ट्रेंज, इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज हमारी 17 अप्रैल तारीख है, आज मैं अगर कोई ट्रस्ट 17 अप्रैल 2021 को कोई ट्रस्ट फॉर्म करता हूं तो असेसमेंट ईयर 22-23 उसका फर्स्ट असेसमेंट ईयर होगा जिसके लिए मुझे उसका रिटर्न भरना होगा और मैं असेसमेंट ईयर 22-23 में चाहूंगा कि वो सेक्शन 12A(B) में रजिस्टर हो जाए। इसकी एप्लीकेशन लगाने के लिए मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 का जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21-22, उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के कमेंसमेंट के एक दिन पहले मुझे वो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मेरा गठन हुआ है 17 अप्रैल को और कानून चाहता है कि मैं 1 मार्च 2021 से पहले एप्लीकेशन लगा दूं नया ट्रस्ट अगर मैंने बनाया है तो। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, देयरफॉर लेट अस नॉट वरी at least at this stage about this position that how it will operate, but my point is even if there is any requirement within 1 month अगर कोई ट्रस्ट होता है तो within 1 month we must apply for registration और उनको बिना किसी इंक्वायरी के 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, प्रोबेबली ये हमारी एक रूपरेखा है और इस रूपरेखा के तहत हमने समझा कि किन 6 परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से हमें ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन, चाहे वो प्रोविजनल हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे वो हमारा 11(7) के प्रोविजो की वजह से हो, चाहे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अमेंडमेंट की वजह से हो, चाहे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की टाइम एक्सपायरी या हमारी एक्टिविटीज के कमेंसमेंट की वजह से हो, ये 6 परिस्थितियां हैं जिनमें हमें अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस को मूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे मुख्य मुद्दा जो आज की चर्चा का है वो ये है कि जो पुराने एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं उनका रिन्यूअल जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम विंडो है 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक, इस विंडो में हमें ये काम करना है।
कौन सा फॉर्म होगा, उस फॉर्म के डिफरेंट लाइन आइटम्स में हमें क्या क्या भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लगाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं जिसमें हमें अभी से अगर ट्रस्ट डीड्स में कोई अमेंडमेंट करने हैं तो वो अमेंडमेंट हमें अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करके उन्हें सुझाने होंगे, ताकि वो अमेंडमेंट्स को अभी से कार्रवाई शुरू करें, ताकि 30 जून से पहले पहले उनकी एप्लीकेशन दायर की जा सके। एंड फ्रेंड्स, ये थोड़ा दुष्कर सा काम है और मेरे ऑफिस में थोड़ा अगर दुष्कर काम है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होती है, और मेरे ऑफिस में मेरे पार्टनर जो ट्रस्ट के टैक्सेशन को देखते हैं और ये फॉर्म आदि भरने का कार्रवाई वो ही कर रहे हैं। सो आई थॉट इट अप्रोप्रिएट कि जो डायरेक्टली इसको हैंडल कर रहे हैं वो आप लोगों से मुखातिब हों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे पार्टनर नरेश काबरा जी से कि वो किन फॉर्म्स के तहत ये रिन्यूअल एप्लीकेशन लगानी है और उस फॉर्म की विस्तृत चर्चा करें, ताकि सारी पार्टिसिपेंट्स इस चर्चा के बाद अपने आप को सहज महसूस करें कि वो ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। माय रिक्वेस्ट टू नरेश काबरा जी। थैंक यू सोगानी सर। सर्वप्रथम मैं एम आई ऑडिबल सर? एम आई ऑडिबल? हाँ, यस, वेरी मच। सर्वप्रथम मैं सीए प्रकाश शर्मा सर एंड सीकर ब्रांच ऑफ सीआईसी आईसीआई, सीए सुनील मोर सर, सीए सुनील नावल सर, सीए अरुण जी, सीए लोकेश जी, सीए पंकज जी एंड समस्त पार्टिसिपेंट का धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि अभी सर ने हमें बताया कि 6 सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जहां पे 12A में अब नए प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। हमारा जो चर्चा का विशेष मुद्दा है वो है रिन्यूअल और री रजिस्ट्रेशन। हम सभी को पता है कि ये रिन्यूअल री रजिस्ट्रेशन पहले अर्लियर लॉ में था ही नहीं, तो कोई ऐसे फॉर्म एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। जो फॉर्म पहले एग्जिस्ट करते थे वो फॉर्म केवल फ्रेश एप्लीकेशन के फॉर्म हुआ करते थे, या फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करता था उसके लिए होते थे, और जो लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाया करता था। जब हम 12A में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे पहले, तो हम 10A फॉर्म के लिए 10A फॉर्म में अप्लाई करते थे। कोई संस्था अगर 1026 एजुकेशनल और 6th हॉस्पिटल एक्टिविटी के लिए अप्लाई करती थी तो फॉर्म 56D में अप्लाई होता था। 1023 4th और 5th के लिए जो अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी, वो फॉर्म 56 में अप्लाई होता था। और 80G के लिए पहले फॉर्म 10G में अप्लाई करना होता था। ये सभी फॉर्म अब कन्वर्ट होके नया सिंगल फॉर्म 10A हो गया है, जो ये नया फॉर्म आ चुका है इस नोटिफिकेशन के तहत, जिसमें अभी री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल की भी कार्रवाई होनी है, और आगे से फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश अप्रूवल की कार्रवाई भी इस नए सिंगल फॉर्म के तहत ही होनी है। ये जो 6 सिचुएशन अभी सर ने समझाई, उसमें पहली सिचुएशन थी फ्रेश एप्लीकेशन की। मीनिंग देयर बाय अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई ट्रस्ट 12A के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, या री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल जो प्रोसेस अभी इमीडिएट हमें करनी है 30 जून तक, तो वो नए फॉर्म 10A के थ्रू अप्लाई होगा, और डिपार्टमेंट अपना ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10AC में इशू करेगा। जो फ्रेश एप्लीकेशन के तहत ऑर्डर इशू होगा उसका नेचर प्रोविजनल होगा और उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। अगेन जो सर ने 6 मंथ का कंसेप्ट भी बताया था, वो कंसेप्ट हमें ध्यान रखना रहेगा कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो जाती है फ्रेश एप्लीकेशन लेने के रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में, तो 6 महीने के अंदर उस रजिस्ट्रेशन को प्रोविजन से रेगुलर करवाना रहेगा, और 3 साल खत्म होने के 6 महीने के पहले भी उसे प्रोविजन से रेगुलर कराने की कार्रवाई करनी पड़ेगी, विच एवरेज अर्लियर। तो हम ये नहीं समझें कि ये हमें 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल गया है, इसमें 6 मंथ का कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। जो 3rd, 4th, 5th, 6th कैटेगरी है, जो प्रोविजन से रेगुलर, जो अभी मैंने डिस्कस करी, और जो रेगुलर से फिर रिन्यूअल हर 5 साल में जो कराना रहेगा, ये जो नया कंसेप्ट अब आ गया है कि अब वन टाइम और लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, एवरी 5 ईयर में हमें रिन्यूअल कराना रहेगा। तो हमें हमारे क्लाइंट्स को अभी से समझाना रहेगा, और हमें हमारे यहाँ भी एक कैलेंडर मेंटेन, या क्लाइंट के यहाँ भी एक कैलेंडर मेंटेन करने की बात रखनी रहेगी कि हर 5 साल में रिन्यूअल री रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट अब आ गया है, तो हर 5 साल में टाइमली रिन्यूअल हो, ये हमें आगे से एडवांस में ध्यान रखना रहेगा। 11.7 का इनऑपरेटिव हो जाने से 12A का इनऑपरेटिव हो जाना, 11.7 के क्लॉजेस आ जाने से 12A का प्रोविजन आ जाने से इनऑपरेटिव हो जाना, जो भी सर ने डिस्कस किया। अगर उसके बाद भी संस्था वापस से 12A में रजिस्टर होना चाहती है, 1023C में रहेंगी वो, और दोनों के पास अगर 1023 और 12A हैं तो बाय डिफॉल्ट 1023C में आ जाएंगी 1 जून 2020 से। अगर वापस से वो 12A में आना चाहती हैं तो फॉर्म 10AB में अप्लाई करेंगी,
और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है तो फॉर्म 1080 में अप्लाई करेंगे। डिपार्टमेंट अपना ऑर्डर जो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, वो फॉर्म 1080 में इशू करेगा और ये रजिस्ट्रेशन का नेचर रेगुलर रहेगा और ये सभी रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 5 साल के लिए मिलेगा और एवरी 5 ईयर में इस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल का कंसेप्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। एक नई जो इस बार फर्स्ट टाइम आ गई है ATG के रिटर्न की कंप्लायंस जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है इनकम टैक्स में, उसमें एनुअल रिटर्न ATG का फॉर्म 10BD में भरना रहेगा। ये रिटर्न साल में एक बार भरना रहेगा। अभी हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन डोनर को इशू करना रहेगा फॉर्म 10BE में। इसके लिए हम आगे अभी चर्चा अलग से करेंगे। अब हम फॉर्म 10A के जो पॉइंटर्स हैं, जो पार्टिकुलर्स हैं, उसको रोल नंबर के रूप पे डिनोट किया हुआ है नोटिफिकेशन में, रूल्स में, तो हम रोल नंबर के हिसाब से चर्चा करेंगे। और ये रोल नंबर अलग अलग 4-5 पार्टिकुलर्स में बांटे हुए हैं। रोल नंबर 1 to 6 जो फॉर्म में हमें भरने हैं फॉर्म 10A में, वो पार्टिकुलर्स हैं किसी भी संस्था के इनकॉर्पोरेशन और कंस्टिट्यूशन डिटेल से रिलेटेड, जिसमें पहला है पैन नंबर, दूसरा है सेक्शन कोड। सेक्शन कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ 12 सेक्शन कोड एंड संस्था को अगर री रजिस्ट्रेशन करना है 12A का तो उसे सेक्शन कोड 1 सिलेक्ट करना रहेगा। अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो 2 सिलेक्ट करना रहेगा। 1023C का री अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो 5 सिलेक्ट करना रहेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो 9 सिलेक्ट करना रहेगा। ATG के लिए जा रहे हैं तो ATG के री अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो 11 और ATG के फ्रेश अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो 12। चूंकि अब फॉर्म एक ही रह गया है सभी चीजों के लिए, तो सेक्शन कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सेक्शन कोड ध्यान होना चाहिए हर एक्टिविटी के लिए। अब री रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल के लिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट फॉर्म 10A फाइल करने रहेंगे और सेक्शन कोड उस समय हमें सही चूज करना रहेगा। इसलिए सेक्शन कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंगली आगे पार्टिकुलर्स डीएक्टिव या एक्टिव रहेंगे। जो आगे ये टोटल फॉर्म 21 पॉइंटर्स का है, तो सेक्शन कोड पे डिपेंड करेगा कि फर्दर कितने पॉइंट्स हमें और भरने हैं इस फॉर्म 10A में। इसी के तहत नेचर ऑफ एक्टिविटी जो थर्ड पॉइंट है इस फॉर्म का, अगर संस्था चैरिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है प्योरली तो चैरिटेबल के चेकबॉक्स पे टिक करना है। रिलीजियस पे है तो रिलीजियस में टिक करना है। रिलीजियस कम चैरिटेबल पे है तो रिलीजियस कम चैरिटेबल पे टिक करना है। टाइप ऑफ कंस्टिट्यूशन, अगर संस्था का नेचर ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है तो अकॉर्डिंगली वैसे चेकबॉक्स पे टिक करना है। कई बार सोसाइटी राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर हो जाती है, देवस्थान विभाग में रजिस्टर हो जाती है, इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रस्ट कैटेगरी में टिक करेंगे, मूलभूत वो सोसाइटी है तो सोसाइटी में ही टिक करना रहेगा। अगला पॉइंट, वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टेब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है लाइक डीड, बायलॉज वगैरह, तो उस पर टिक करके यस पे टिक करना है, अदरवाइज नो पे टिक करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो ट्रस्ट के केस में जैसे देवस्थान विभाग का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी के केस में सोसाइटी रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के केस में रजिस्ट्रार और कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो डेट आ रही है वो डेट यहाँ डलेगी और कोई डेट यहाँ पे नहीं डलेगी। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर जो रेस्पेक्टिव रेगुलेटिंग बॉडी ने सर्टिफिकेट इशू करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया है संस्था को, वो यहाँ पे डलेगा। अथॉरिटी गारंटी रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक इनकॉर्पोरेशन, अथॉरिटी का नाम आएगा, रेगुलेटिंग बॉडी का नाम यहाँ पे बताना रहेगा। ट्रस्ट के केस में देवस्थान विभाग हो सकता है, सोसाइटी के केस में सोसाइटी रजिस्ट्रार, कंपनी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेंट से रिलेटेड है, जो कि 215 में बताएगी चैरिटेबल एक्टिविटीज रिलेटेड है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे पोर्टल पे तो वहां पे आपको अलग अलग एक्टिविटी के आगे चेकबॉक्स होंगे, रिलीजियस, रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड सो ऑन। आप एक से ज्यादा चेकबॉक्स में भी टिक कर सकते हैं अगर आपके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं। अगर एक रिलीजियस प्योरली रिलीजियस है, प्योरली एजुकेशन है, तो अकॉर्डिंगली संस्था अपने उसके अकॉर्डिंग चेकबॉक्स पे टिक कर सकती है। 6th point is very very important under this head incorporation of constitutional detail, whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable। ये बहुत सिंपल तरीके से हमें इसे समझना है कि ये सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ट्रस्ट डीड में आपके इररिवोकेबल क्लॉज है क्या, और ये वेरी स्पेसिफिक ट्रस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सोसाइटी और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। और अगर है तो अपने को यस करना है, अगर नहीं है तो अपने को ना करना है। बट ऑन सेफर साइड, क्योंकि डिपार्टमेंट इररिवोकेबल क्लॉज नहीं होने के चलते कुछ और लिटिगेशन क्रिएट कर लेते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, वो सब चीजें, तो मिस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल ही बचना है। अगर है तो यस करें, नहीं तो ना पे टिक करें।
बट ऑन सेफर साइड, जैसा भी सर ने चर्चा किया था कि ट्रस्ट डीड में अमेंडमेंट करके हम कुछ चीजों को सही कर सकते हैं, तो ये वन ऑफ द अमेंडमेंट जहां हम कह सकते हैं कि भाई इरिवोकेबल क्लॉज को हम ट्रस्ट डीड का पार्ट बना लें, पहले ट्रस्ट डीड अमेंड कर लें अकॉर्डिंगली, उसे रजिस्टर्ड कर लें और उसके बाद हम फॉर्म 10A फाइल करें टू बी ऑन सेफर साइड, सो दैट ये लिटिगेशन अवॉइड कर सकें, जिससे हम यस पे टिक करके आगे अपने फॉर्म को भर सकें। इसके बाद में जो रूल नंबर 7 और 8 है इस फॉर्म के, वो बात करते हैं अदर रजिस्ट्रेशन जो भी ट्रस्ट के पास में है उसको भरने की। अगर एप्लीकेंट दर्पण पोर्टल में रजिस्टर्ड है, एप्लीकेंट मतलब संस्था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, FCRA एक्ट में रजिस्टर्ड है, और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लाइक 12A, ATG, 1023C, तो जब हम इस फॉर्म को पोर्टल पे भरने जाएंगे तो पहले हमें यस करना रहेगा। जैसे हम यस करेंगे तो फर्दर सब बॉक्स खुल जाएंगे। सब बॉक्स में 12A है तो आप उसकी पूरी डिटेल भरिए, ATG है तो उसकी भरिए, 1023C तो उसकी भरिए, FCRA की भरिए, दर्पण की भरिए, और पार्टिकुलर जो हर रजिस्ट्रेशन का भरना रहेगा वो रहेगा कि किस रेलेवेंट लॉ और पोर्टल में रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, अथॉरिटी ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन क्या है, डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव कब से है। हमारे अकॉर्डिंग ये डिटेल इतनी कोई टिपिकल नहीं है। टिपिकल ये इसलिए होगी कि हमें अब क्लाइंट्स को ये पहले एडवांस में बताना पड़ेगा इन संस्थाओं को, क्योंकि कई संस्थाओं के पास में रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं, डिटेल्स होंगी नहीं, कई बहुत पुरानी संस्थाएं होंगी, तो उनको एडवांस में ये चीजें हमें मेलर इशू करके उन्हें गाइड करके ये चीजें इकट्ठी करके अरेंज करवा के रखनी है। 10A फॉर्म भरना इज नॉट वेरी टिपिकल, जैसे हमने भी कहा, ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना और उसकी इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना इज वेरी वेरी टिपिकल, बिकॉज ट्रस्ट बहुत इतने अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होते हैं और इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें पहले इकट्ठी करवानी, पहले रीअरेंज करवा के इन डिटेल्स को हमें रेडी पहले करवाना रहेगा इन एडवांस बिफोर वी स्टार्ट फॉर सबमिशन फॉर 10A। 8A is again very important, whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected। ये सभी लोगों को भरना है, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अप्रूवल के लिए, फ्रेश अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। संस्थाएं जो काफी पुरानी हैं उनको मैनेजमेंट जिनका बदला जा चुका होगा, उनको उनके अकाउंट्स रिकॉर्ड या किसी भी तरह के रिकॉर्ड से पता नहीं चल पाएगा कि भाई उनकी एप्लीकेशन कभी पास्ट में रिजेक्ट हुई है क्या। तो हमें बहुत अच्छे से उनको गाइड करके समझाना रहेगा और बहुत उन्हीं से हमें डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि भाई आपका ये एप्लीकेशन कभी फास्ट में रिजेक्ट हुआ है क्या, क्योंकि डिपार्टमेंट किस तरीके से इसको डील करेगा। अगर मान लीजिए कोई मिस स्टेटमेंट हो जाता है तो वो एक अलग चीज है, तो हम उससे बचने के लिए पहले एडवांस में हमारे क्लाइंट्स को गाइड करें, संस्थाओं को गाइड करें, इंस्टीट्यूट को गाइड करें कि ये इन्फॉर्मेशन भी वो अच्छे से अरेंज करके सर्च करके फिर हमें रिप्लाई करें कि रिजेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। 8B जो है, वेदर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये 35(1) में जो संस्थाएं अप्रूव होती हैं साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, जो क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 में एग्जम्पशन लेती हैं, अगर वैसी अप्रूव संस्थाएं री अप्रूवल के लिए जा रही हैं इस फॉर्म 10A के थ्रू, इनके लिए भी फॉर्म 10A ही है, तो हमें सिंपली यस करना है। बाकी सारे पार्टिकुलर्स वही रहेंगे सबके कॉमन जो भी हमने डिस्कस किए। अगला जो रो है वो रो नंबर 9 है, जो डिटेल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है, और इसमें जो पार्टिकुलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे पढ़ता हूं। डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑथर्स, फाउंडर्स, सेटलर्स, ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट, members of society oblique members of governing council in case of society, directors, shareholders holding 5% or more of shareholding in case of section 8 company। section 8 company भी एक स्वरूप होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाने का अंडर कंपनीज एक्ट। ऑफिस बेयरर्स इन केस ऑफ ऑल, तो यहाँ पे वर्ड आ रखा है ऑल, तो हम अब ये दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएं कि हम कुछ की डिटेल्स भर दें और कुछ की नहीं भरें, जो इस कंफ्यूजन चलता रहता है। कई बार हम कुछ डिटेल छुपाने का प्रयास भी संस्थाएं बोलती है, तो वो उनकी चॉइस हो सकती है। हमें तो यहाँ पे उन्हें गाइड ये करना होगा कि भाई आज की तारीख में जो भी आपके ऑथर, फाउंडर, मैनेजमेंट में हैं, उनकी सबकी डिटेल्स इसमें जाएंगी, ऑफिस बेयरर्स की भी डिटेल इसमें जाएंगी। और कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि 31 मार्च की जाएगी या हमारे जो चुनाव हुए थे उसमें उसकी जाएगी। यहाँ ये डिटेल एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन की जाएगी, जिस दिन हम फॉर्म 10A फाइल कर रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि 10 दिन बाद हम फाइल कर रहे हैं, 5 दिन बाद में फाइल कर रहे हैं, तो जो उस समय इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट की लिस्ट होगी वो इसके अंदर जाएगी। उसके लिए हमें एडवांस में रेडी रहना रहेगा और वो लिस्ट हमारी एडवांस में रेडी होनी चाहिए। डिटेल्स क्या जाएंगी? वो जाएंगी नेम, रिलेशन of that person with the institution, percentage of shareholding in case of shareholder, ये सेक्शन 8 कंपनी के केस में होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में यहाँ पे KYC की बात हो रही है, और आईडी कोड में KYC का आईडी कोड क्या होगा वो रूल्स में डिफाइंड है।
एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो ध्यान रखने वाली बात यह है, रूल्स में एकदम क्लेरिफाई है कि किसी भी पर्सन का पैन या आधार, सबसे पहले पैन या आधार को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर पैन है तो पैन नंबर दिया जाएगा, आधार है तो आधार नंबर दिया जाएगा, और पैन होगा तो आईडी कोड 1 होगा और आधार नंबर होगा तो आईडी कोड 2 होगा। इन केस पैन और आधार दोनों नहीं है किसी मेंबर का, तो ही टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कंट्री वेयर द पर्सन रिसाइड, उसके लिए कोड 3 होगा, पासपोर्ट नंबर कोड 4 होगा, वोटर आईडी के लिए कोड 5 होगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोड 6 होगा और राशन कार्ड के लिए कोड 7 होगा। लेकिन ये जो मैं आपको पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड का अपन यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, ये तब होगा जब उस पर्सन पार्टिकुलर के पास में पैन और आधार दोनों ही नहीं है, उसके बाद ही अपने को दूसरे ऑप्शन का यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा इन केस इफ एनी पर्सन एज मेंशन इन 9A इज नॉट एन इंडिविजुअल, मान लीजिए कंपनी मेंबर है या ट्रस्ट है, तो उस केस में नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी कोड, एड्रेस और परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, ये भी सेक्शन 8 कंपनी अदर देन ट्रस्ट एंड सोसाइटी के केस में लागू होगा, क्योंकि यहाँ बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही है। जो रोल नंबर 10 से 20 है इस फॉर्म का, जो असेट एंड लायबिलिटी इनकम डिटेल्स की बात करता है, ये बहुत चर्चा का विषय रहा जब से फॉर्म 10A आया, और हम लोगों ने ये समझना चालू कर दिया कि जिस दिन हम ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस दिन की हमें एसेट एंड लायबिलिटी या बैलेंस शीट बना के रेडी रखनी पड़ेगी, एडवांस में सोचना पड़ेगा, और वो सब चीजें उस दिन की बैलेंस शीट की अप टू डेट पोजीशन डलेगी। जबकि अभी तो 20-21 का ऑडिट भी कहीं चालू नहीं होगा और कंप्लीट बहुत दूर की बात है, तो 21-22 का एज ऑन डेट पे बैलेंस शीट कैसे लेकर आ पाएंगे, इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं। इसमें 10 पॉइंट पे लिखा हुआ है, हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। अगर रिटर्न ऑफ इनकम हमारे केस में आज हम फॉर्म 10A फाइल करेंगे तो हमारे लिए लास्ट असेसमेंट ईयर इस सिचुएशन में असेसमेंट ईयर 20-21 है और उसका ड्यू डेट जा चुका है। अगर वो रिटर्न भरा जा चुका है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन पे ये जो इंफॉर्मेशन भरवाना चाह रहे हैं एसेट एंड लायबिलिटीज की, बेसिकली पूरी बैलेंस शीट के अंदर आ गई हैं। वो 11 में कॉर्पस फंड का क्या बैलेंस है, अदर देन कॉर्पस फंड का क्या बैलेंस है वो 12 में बताइए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है वो 13 में बताइए, अदर लायबिलिटीज क्या है 14 में, लैंड एंड बिल्डिंग 15 में, ऑल एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग 16 में, अदर फिक्स्ड एसेट, एंड 17 इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट मेड इनटू वन और मोर ऑफ द फॉर्म्स और मोर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11। हम सभी समझ जानते हैं कि ट्रस्ट को इन्वेस्टमेंट 11(5) के मोड में ही करके रखना होता है, तो उन्होंने 18 पॉइंट में डाला इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट अदर देन मेंशन इन रोल नंबर 17 अबव। ये फिगर भरते समय हमको 4 बार चीजों को चेक करना है, बिकॉज 11(5) के मोड के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आइडली कर ही नहीं सकता। 19 अदर असेट्स, इसमें बैंक वगैरह सब चीजें आ जाएंगी। अगेन एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन वाले दिन का हमें ये भरना है। 20th पॉइंट जो है वो इनकम डिटेल्स, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी संस्था का बनता है उसके इनकम पोर्शन की बात कर रहा है, और इसमें 3 साल के हमें डेटा भरने हैं। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज अदर अंडर CSR एंड अदर स्पेसिफिक ग्रांट, और बाकी सभी इनकम, रेगुलर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह सब अदर इनकम में आ जाएंगे, देन टोटल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन अभी इन दोनों डिस्कशन में आ गया था कि एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन हम कैसे भरेंगे रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल के लिए, क्योंकि फ्रेश वाले के लिए तो फिर भी बैलेंस शीट वगैरह बनाना मैनेज होती है, क्योंकि वो नया नया बनता है तो इतनी ज्यादा कोई एसेट्स लायबिलिटीज नहीं होती है। पुराने के लिए अभी पहले 21 का ऑडिट कंप्लीट करें, उसकी बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद में फिर करंट की बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद ही हम ये फिगर भर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने रिटर्न भरा हुआ है और अगर संस्था ने रिटर्न भरा हुआ है और 12A में री रजिस्टर्ड होने के लिए जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल 12A की बात करते हैं, तो ये 11 से लेके 20th पॉइंट उन संस्थाओं को भरने की आवश्यकता नहीं होगी। कंडीशन 2 फुलफिल होनी पड़ेगी। एप्लीकेंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA एंड हैव फाइल्ड ITR ऑफ लास्ट असेसमेंट ईयर, दैट इज इन आवर केस असेसमेंट ईयर 2021। अब जब आप पोर्टल पे, इनफैक्ट जब आप पोर्टल पे से भरने जाएंगे, लॉगिन ID पासवर्ड क्लाइंट का लेके हमें ये फॉर्म, ये अपफ्रंट इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है ये फॉर्म। हम सभी समझते हैं कि लॉगिन ID पासवर्ड डाल के पर्टिकुलर संस्था के लॉगिन में जाके हमें फॉर्म भरना रहेगा। अगर उसका रिटर्न भरा हुआ है असेसमेंट ईयर 20-21 का, तो ये 11 से लेके 20 सारे पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली डीएक्टिव मिलेंगे और 10th पॉइंट ऑटोमेटिकली यस मिलेगा। वहां ये ऑप्शन आपको हाईलाइट ही नहीं होगा भरने के लिए, और ये सारे कॉलम डीएक्टिव रहेंगे। तो हम इसके लिए अब परेशान नहीं हूं कि प्रैक्टिकल सी एक डिमांड आ गई है, ऐसा नहीं है, अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो रही है तो।
जो लास्ट पोर्शन है इस फॉर्म का, रूल नंबर 21, वो बात कर रहा है रिलीजियस एक्टिविटी की, और ये एप्लीकेबल होगा केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए जो अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई फ्रेश एप्लीकेशन लगा रहा है एटीजी की, उन्हीं के लिए है, उन्हीं पे दोनों पॉइंट लागू होंगे। वेदर द फंड और इंस्टीट्यूशन हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रिलीजियस नेचर, यस अगर है किया ऐसा कोई खर्चा, और नो किया है तो फिर 21 भी ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा। यस किया तो पिछले 3 सालों में उस पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उनकी टोटल इनकम क्या थी उस संस्था की, उसने रिलीजियस नेचर का क्या खर्चा किया, उसका टोटल इनकम से उसका क्या परसेंटेज है। विद दिस 10A के सारे पार्टिकुलर, सारी रो, सारे पॉइंटर्स हम लोगों ने 1 to 1 डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली और एक्यूरेट इकट्ठी हो जाए। साथ के साथ जो एनक्लोजर इसके साथ लगने हैं वो हम और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म 10A भरना इज नॉट ए टिपिकल जॉब। ये जो एनक्लोजर्स हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है वो है टिपिकल जॉब, क्योंकि हम बहुत सारी पुरानी संस्थाओं के साथ में डील करेंगे रजिस्ट्रेशन और रीअप्रूवल के लिए। तो जो एनक्लोजर लगने हैं वो पहला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड होगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी बायलॉज होंगे, सेक्शन 8 कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होंगे। अगर कोई ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्रिएट नहीं हुआ है तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो एविडेंस दे कि ये ट्रस्ट है, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी में लागू नहीं होगा, लाइक रेवेन्यू रिकॉर्ड या कोई विल के थ्रू ट्रस्ट क्रिएट हुआ है या एनी अदर डॉक्यूमेंट, वो लगाना रहेगा। डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग रजिस्ट्रेशन विद रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। ट्रस्ट के केस में रजिस्ट्रार और पब्लिक ट्रस्ट द्वारा इशू किया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो राजस्थान में देवस्थान विभाग है, इसका भी डिस्कशन हम अभी अलग से और करेंगे। सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करने जा रहा है, फ्रेश अप्रूवल के लिए अप्लाई करने जा रहा है, और उसे 3 साल या उससे ज्यादा का उसका बने हुए हो गया उस संस्था को, तो 3 साल के एनुअल अकाउंट्स उसको लगाने रहेंगे। 3 साल से कम का है वो ट्रस्ट, 3 साल से कम के लगाने रहेंगे। और अगर कोई री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल के लिए जा रहा है तो जैसा भी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर 12A ऑलरेडी ग्रांटेड है और रिटर्न लास्ट असेसमेंट ईयर का भरा हुआ है तो ये रिक्वायरमेंट री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल के केस पे नहीं होगी। ऐसा का ऐसा एक और रिक्वायरमेंट, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। अगर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए जा रहा है तो जो अभी पहले मैंने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट नंबर है जिसमें ये आ रहा है कि 8A whether any application for registration made by the applicant in past has been rejected, तो इसको यस या नो तो करना ही रहेगा, भले ही री रजिस्ट्रेशन का केस हो चाहे भले ही री अप्रूवल का केस हो। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन के रूल्स के साथ फॉर्म के साथ लगे हुए हैं वहां ये लगा हुआ है कि कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर केवल उन्हीं लोगों को लगानी है रिजेक्शन की हमारे को अपने क्लाइंट्स को, संस्था को समझाना है कि वो इन सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, उसको 3 बार 4 बार जांचें, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें और उसके बाद में हमें दें। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये सारे एनक्लोजर सेल्फ सर्टिफाइड होके ही अटैच होंगे। प्रैक्टिकल दिक्कतें भी आ रही है, फॉर्म 10A अभी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है एंड वो हो सकता है और 2-4 दिन लगे, तो वो बाद की बात है, लेकिन हम ये सब चीजें पहले इकट्ठी कर लें। जैसा अभी सर ने डिस्कस किया था कि 10A फॉर्म फाइल हो जाएगा, 10A आपको 10AC में प्रोविजनल रेगुलर रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा और उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें संस्थाओं को समझाना है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, चीजें मैक्सिमम इकट्ठी करके दें, पर हम ये परेशान नहीं हो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो हम 10A फाइल नहीं कर पाएंगे, 10AC नहीं मिल पाएगा, वो बिल्कुल मिलेगा। रूल में बट एक प्रावधान है जिसके तहत मैं सबका नोटिस डालना चाहता हूं कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, पार्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स होना क्यों जरूरी है कि रूल में प्रावधान डाल दिया गया है इस नोटिफिकेशन में कि किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे जाके डिपार्टमेंट को ये पता चलता है, वो हो सकता है अपना इंटरनल कुछ भी स्क्रूटनी करें एनी पॉइंट पे और कोई पार्टिकुलर गलत मिलता है, आधा अधूरा भरा हुआ मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट कम मिलता है, तो वो कैंसिलेशन की बात कर सकते हैं। उसके लिए वो शो को नोटिस इशू करेंगे
बट अभी जो हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 10A फाइल करने की और 10AC के थ्रू रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेने की, वो काम अभी हमारा रुकेगा नहीं। वो केस टू केस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और क्लाइंट को गाइड अभी यही करके चले कि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और पूरे एनक्लोजर मिले, क्योंकि डिसीजन तो हम जून में भी जाके ले सकते हैं कि किसका आधे अधूरे के साथ में फाइल करना है। बट ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है कि पूरी इन्फॉर्मेशन होनी पड़ेगी और एनक्लोजर होने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम फाइल कर पाएंगे। नई कंप्लायंसेस पहली बार इनकम टैक्स में आई है। ATG के डोनेशन की जो रिटर्न फाइल करनी है वो रिटर्न एनुअल रिटर्न होगी, वो साल की होगी और उसमें डोनेशन के पार्टिकुलर्स हमें भरने रहेंगे। वो डोनेशन के पार्टिकुलर्स ही डोनेशन का फॉर्म है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जैसे ही हम रिटर्न भरेंगे एनुअल रिटर्न, वो संबंधित डोनर के 26 AS में उसका रिफ्लेक्शन आना चालू हो जाएगा। एक्यूरेट और टाइमली भरना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डोनेशन देने वाला आपको फॉलो करेगा। जैसे TDS में TDS क्रेडिट का कंसेप्ट है कि डिपार्टमेंट जब तक TDS क्रेडिट नहीं देता जब तक कि 26 AS में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करे, ऐसे डोनेशन का डिडक्शन रेस्पेक्टिव डोनर को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो उसके 26 AS में प्रॉपर रिफ्लेक्ट होके नहीं दिखे। तो सो फार एनुअल रिटर्न इज कंसर्न, ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का भी डेवलप हो जाएगा। जैसे कंप्यूटेक्स में रिटर्न्स के लिए हम उसको यूज करते हैं ITR भरने के लिए या TDS रिटर्न भरने के लिए, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का भी मॉड्यूल डेवलप हो जाएगा। तो रिटर्न भरना इज नॉट ए वेरी टिपिकल जॉब। तो इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे जिसके लिए संस्थाएं ऑलमोस्ट लगभग रेडी नहीं होती हैं और ना ऑडिट के दौरान या कभी डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मिलती नहीं है, लेकिन अब वो उनको रखनी रहेंगी। इसी के तहत डोनी को मतलब संस्था को डोनर को फॉर्म 10B में कहना रहेगा पूरे साल भर में जितना भी डोनेशन उसने पार्टिकुलर डोनर से प्राप्त किया है वो डोनेशन का सर्टिफिकेट उसे फॉर्म 10B में इशू करना रहेगा। ये दोनों ही काम करने का टाइम लिमिट रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 2 महीने रहेगा, दैट इज 31 मई। ये नया कानून नया लॉ 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है, इसलिए ये रिटर्न और ये सर्टिफिकेट की कार्रवाई फाइनेंशियल 21-22 से लागू होगी। लेकिन जो इमीडिएट अगर ये काम टाइम से नहीं करे गए तो इसमें फेलियर होने पे फी 200 रुपीज पर डे हमें संस्था को पे करनी रहेगी। और ये अगेन हम सब समझते हैं ये फी है तो ये एडवांस में पे करनी रहेगी। इसके लिए अगर हमने बिना फी पे करा तो ऑर्डर आया तो वो भी पे करनी रहेगी। इसके लिए कोई भी अपील वगैरह नहीं हो सकती, बिकॉज फी हैज टू बी पे एंड पेनल्टी 10,000 से 1 लाख रुपए की लगाई जा सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। जो हमें इमीडिएट एक्शन ध्यान रखने हैं और ये जो इंफॉर्मेशन टू बी मेंटेन बाय द एसएससी इंक्लूसिव ऑफ ऑल डिटेल्स मेंशन बिलो, ये फॉर्म में एग्जैक्टली बस यही पार्टिकुलर्स हैं। हमें संस्था को समझाना रहेगा, उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को समझाना रहेगा कि हर डोनेशन हर डोनर का ये डिटेल उन्हें मेंटेन और प्रॉपर तरीके से एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, सो डैट आफ्टर 12 मंथ्स जब वो रिटर्न भरने के लिए डेटा दें तो वो डेटा हमारे को इस फॉर्मेट में बना बनाया मिले। नहीं तो हमारा एज ए प्रैक्टिस बहुत टाइम वेस्ट होगा और अल्टीमेटली काम ही काम फैलता जाएगा। पहला है नेम ऑफ द डोनर्स, पैन नंबर और आधार नंबर। इसमें भी वही कंडीशन है, पैन नंबर और आधार नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो ही आप अगले ऑप्शन में जाएंगे, डेट इज पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। अदरवाइज पहला पैन और आधार ही होना पड़ेगा। अगर सामने वाला आपको डिक्लेयर करता है कि पैन आधार नहीं है, वो डिक्लेरेशन लेना चाहिए उससे, सो दैट वी विल बी सेफ कि हमें डिक्लेरेशन मिला कि हमारे पास पैन और आधार नहीं है। एड्रेस ऑफ द डोनर, टाइप ऑफ डोनेशन, कॉर्पस है, स्पेसिफिक ग्रांट है, नॉन कॉर्पस है, मोड ऑफ रिसीव, कैश, काइंड, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और अदर, और सेक्शन जिसमें डिडक्शन क्लेम होगा ATG और 35(1). एक चर्चा का विषय और है कि क्या ये रिटर्न फॉर्म रिवाइज हो सकता है। हाँ, रिवीजन का ऑप्शन है इसमें, करेक्शन का ऑप्शन है, रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन है। जैसे हम TDS रिटर्न रिवाइज करते हैं वैसे ये रिटर्न भी रिवाइज हो सकेगी। उसके प्रोसीजर अभी लाइट डाउन होना बाकी है। ये रिटर्न TDS रिटर्न के जैसे भरा जाएगा, TDS हम क्वार्टरली भरते हैं, रिटर्न एनुअली भरा जाएगा। कैश का 2000 से ऊपर हम समझते हैं कि हमको सबको पता है कि डिडक्शन नहीं मिलता है, काइंड का नहीं मिलता है, तो ये कैसे टैकल होगा बेसिकली होना बाकी है। पर एज पर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग अगर हम मोड ऑफ रिसीप्ट में कैश और काइंड फॉर्म ही टिक कर देंगे वो 26 AS में या तो शायद आएगा ही नहीं, और अगर आ गया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। विद दिस
फॉर्म 10A और ATG से रिलेटेड सारे डिस्कशन हमारे हो गए हैं। सारे पार्टिकुलर्स फॉर्म 10A के और एनक्लोजर और ATG की कंप्लायंस हमें क्या इंश्योर करनी है और इमीडिएट एक्शन हमें हमारे क्लाइंट्स को, संस्थाओं को क्या बताना है, ये सारे डिस्कशन हमारे हो गए हैं। इसके आगे के डिस्कशन के लिए मैं सोगन सर को फिर से आमंत्रित करता हूँ। एंड ओवर टू यू सोगन सर। Thank you, Naresh ji, for solid discussion on the form filing aspects. Friends, अब अपने को कुछ 3-4 मुद्दे, अभी हम बहुत ज्यादा ऐसे मसलों की चर्चा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम ऐसे मुद्दों की चर्चा नहीं करना चाहते जिनका एज ऑन टुडे बहुत रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इस री रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल वाले सिचुएशंस में कुछ इश्यूज हैं जो हमें चर्चा करनी चाहिए और हो सकता है कि क्लाइंट से डिस्कस करके हमें उन्हें रिजॉल्व भी करना होगा। जैसे आपको बताया कि फॉर्म में लिखा हुआ है कि ट्रस्ट के केस में क्या इररिवोकेबल ट्रस्ट है, ऐसा क्लॉज ट्रस्ट डीड में है। अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अधिकतर ट्रस्ट डीड के अंदर ये क्लॉज होता है कि ये ट्रस्ट इररिवोकेबल है, लेकिन जो कानूनी मसला है वो ये है कि ऐसा ट्रस्ट डीड में लिखा होना अनिवार्य नहीं है। सेक्शन 63 इनकम टैक्स एक्ट का है और सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ट्रस्ट, अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रस्ट के सेटलर को रिवोक करने का राइट है तो वो रिवोकेबल ट्रस्ट माना जाएगा, और अगर ये राइट सेटलर और या फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट को नहीं है तो वो ट्रस्ट इररिवोकेबल माना जाएगा। So far as legal position is concerned, absence of an irrevocable clause should not be any reason for denial of the registration or the renewal. लेकिन हमारी दिक्कत ये है, जैसा ये तो हम सभी को अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं उन्हें इस फॉर्म को भरने के साथ मैंडेटरीली रिन्यूअल हो जाए, लेकिन जो ही हम उसमें लिख देंगे कि इररिवोकेबल क्लॉज हमारी ट्रस्ट डीड में नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वो हमें एक शो कॉज नोटिस दें, और आफ्टर ग्रांटिंग द अप्रूवल और द रिन्यूअल फॉर 5 years, हाफ वे बीच में ही वो हमें एक शो कॉज नोटिस दें कि चूंकि आपके ट्रस्ट में इररिवोकेबल का क्लॉज नहीं है, इसलिए क्यों ना आपका 12AB का रजिस्टर जाए। नाउ फ्रेंड्स, देयरफॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बिकॉज as per my understanding it is not at all required, लेकिन क्या होगा कि जब कभी भी शो कॉज नोटिस आएगा और हमें लीगली उन सब चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट इज नॉट वेरी forthcoming in accepting this legal proposition that there is no requirement of irrevocable clause in the trust deed. Absence of it makes it irrevocable, लेकिन वो बात मानता नहीं है विभाग आसानी से, और उसमें लिटिगेशन होता है, ट्राइब्यूनल में अपील करनी पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में मेरा मानना यह है कि जिन ट्रस्ट डीड्स में इररिवोकेबल क्लॉज नहीं है, बेहतर यह है कि हम रिन्यूअल का जो अप्लाई करें उससे पहले ट्रस्ट डीड को अमेंड कर दें और उस इररिवोकेबल क्लॉज को उसके अंदर ऐड कर दें। और ट्रस्ट डीड को अमेंडमेंट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ट्रस्ट डीड में, हर एक ट्रस्ट डीड में लिखा रहता है कि वो ट्रस्ट अगर किसी भी क्लॉज को अमेंड करना है तो उसका क्या प्रक्रिया उसे फॉलो करनी होगी, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ट्रस्ट डीड को अमेंड करें और उनका भी रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन देवस्थान विभाग को करवा दें। सेकंड इशू जो की चैलेंज है वो ये है प्रोविजो टू सेक्शन 11(7), जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से उसे रिपीट करना लायक समय हमारे पास शायद ना हो, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल से बहुत सारे ट्रस्ट इस चीज को मेकआउट नहीं कर पाए होंगे कि 1 जून 2020 को उनका 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उनके पास 1023C6 का रजिस्ट्रेशन था। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि नया अगर रजिस्ट्रेशन उन्हें 12AA में लेना है तो वन टाइम पॉसिबिलिटी है कि वो 12AA में रजिस्ट्रेशन ले लें। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, 22-23 के लिए वो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि एक बार उन्होंने वापस 12A में आ गए तो फिर 1023C में वो नहीं जा पाएंगे। The third issue is old registration certificates not traceable. This is likely to happen in lot many cases.
वो सर्टिफिकेट हमें लगाना है। नरेश जी, इसको एप्लीकेशन के साथ लगाना है ना पुराने? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, सो दिस इज समथिंग, मुझे भी नहीं मालूम है कि इसका क्या रास्ता होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नंबर हैं, डेट है, या कोई 143(3) का असेसमेंट है, तो ऑन दैट बेसिस प्रोबेबली ट्रस्टीज की तरफ से एफिडेविट ही हम लगा सकते हैं। हो सकता है कि विभाग कुछ क्लैरिटी लाए इस मामले, कोई नोटिफिकेशन या कोई क्लैरिफिकेशन इशू करे, क्योंकि ये संभावना बहुत ज्यादा है। आप सब समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट भी एक सारी कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि विभाग के खुद के पास नहीं है, अदरवाइज तो विभाग के पास होना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन उन्होंने ग्रांट किया है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में ये रजिस्ट्रेशन विभाग के पास नहीं है और इसीलिए वो सर्टिफिकेट की कॉपी ट्रस्ट से मांग रहा है। The next issue is copy of registration with registrar of public trust. Now again, जैसा अपन ने irrevocable clause की बात देखी कि वो irrevocable clause होना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्म में इन्होंने जो एक SOP अपन कहें कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो कोई भी कमिश्नर चेक करता है किसी भी नए ट्रस्ट को अप्रूवल ग्रांट करने से पहले, तो वो सारी चीजें उन्होंने ट्रस्ट की इस एप्लीकेशन में डाल रखी हैं। So, but that may not be required under the law. जो सेक्शन है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये फॉर्म उसको ओवररूल नहीं कर सकता, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चैरिटेबल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये वापस विवाद खड़ा होगा, और हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट भी एक तेजकरण सूरजमल डांडिया चैरिटेबल ट्रस्ट में भी ये बात कह चुका है कि 12AA के रजिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक ट्रस्ट, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन ये वापस चूंकि लिटिगेशन का मसला होगा, तो मेरा निवेदन ये है कि अभी भी हमारे पास समय है, लगभग 2.5 महीने मिनिमम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने में लगता है, और ये देवस्थान विभाग इसका अथॉरिटी है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 है, उसके सेक्शन 17 में रजिस्ट्रेशन होता है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान विभाग होता है, वो रजिस्टर करता है। हमें ये कार्यवाही प्रारंभ कर देनी चाहिए और इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि कानून में इसकी आवश्यकता नहीं। और एक बात में और शायद नरेश जी भी उसको कहना चाहेंगे कि अभी जितने भी ट्रस्ट अगर CSR में फंड लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड लेना चाहते हैं, तो वहां पर चूंकि उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो वहां पर भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के यहाँ रजिस्टर्ड होने चाहिए। देयरफॉर प्रोबेबली अब इस चीज को आगे बढ़ाने से मतलब नहीं है कि इसकी कानून में आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रस्ट को फंक्शन करना है, इट इज बेटर दैट दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959, और ये केवल ट्रस्ट और सोसाइटीज पे एप्लीकेबल है। अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको इस राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 115 TD जो पहले से लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सबसेक्शन 3 है, जिसके अंदर ये है कि अगर कोई भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो ये डीम्ड माना जाएगा कि उसने अपने आप को चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट कर लिया है, और उस परिस्थिति के अंदर उस ट्रस्ट को अपनी प्रॉपर्टीज के मार्केट रेट पे टैक्स देना पड़ेगा मोटे तौर पे। तो 115 TD अट्रैक्ट ना हो, इसलिए हमें ये सब चीजें जो एहतियात के तौर पे हम अभी से कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए टू गेट दीज थिंग्स स्ट्रेटन्ड, ताकि कोई दिक्कत उन्हें आगे फेस करने की जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है वो हम रूल आउट कर सकें, हम उसे प्रिवेंट कर सकें। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब हम कुछ समय, अगर ऑल दी स्लाइड्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कुछ समय हम मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर के लिए रखें तो बेहतर होगा। एक सवाल और ये आ सकता है कि 12AA में रजिस्ट्रेशन रखना उचित है या 1023C
और ये अधिकतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सामने ये मुद्दा खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनके सामने दोनों रजिस्ट्रेशन थे। अभी तक तो वो 12AA में भी रजिस्टर्ड थे, लेकिन जैसा अपन ने चर्चा की 12AA का रजिस्ट्रेशन 1 जून 2020 को उनका कैंसिल हो चुका है। उन्हें वापस इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा मानना ये है कि 12AA में रजिस्ट्रेशन उन्हें रखना चाहिए। जो नया सेक्शन 12AB है वो सेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि 1023C बड़ा नैरो है। उसके अंदर सोलली फॉर एजुकेशन के लिए ही वो हो सकता है। अगर हमने एजुकेशन से हटकर कोई भी कार्रवाई की तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज वेरी रिजिड, और उस केस के अंदर हमें 1023C के विड्रॉल की संभावना फेस करनी पड़ सकती है। एज अगेंस्ट दैट 12AA या 12AB जो है, जो सेक्शन 215 के रेफरेंस में हमें फॉर ऑल चैरिटेबल पर्पसेस अप्रूवल ग्रांट होती है, तो अगर मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया, तो हमें, अगर हम 1023C6 में रजिस्टर्ड हैं या आज किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोरोना मरीजों की मदद का काम शुरू कर दिया, तो अगर हम 1023C6 रजिस्टर्ड हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये एजुकेशन का हिस्सा है, एंड विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कन्विंस टैक्स अथॉरिटीज कि कोरोना के पेशेंट्स की जो मदद की गई है वो स्टूडेंट्स के अंदर एजुकेशन का पार्ट था। जो पेड़ लगाने का काम किया है वो स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेशन देने का पार्ट था। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट इट इज बेटर to go for approval under 12AB instead of 1023C6. कुछ एक चीजें और हैं जिनकी चर्चा अभी अपन ना करना चाहेंगे। वो प्रावधान 12AA के अंदर या 12AB के अंदर बेनिफिशियल हैं, इसलिए हमें वो पोजीशन 12AB की लेना एज कंपेयर टू 1023C6 प्रेफरेबल लगती है इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द टू सेक्शंस. I think from our side, the deliberations are over. If the participants have any query, we will try to answer the queries so that we are able to develop more clarity about whatever we have discussed. Thank you very much from my side and from Nareshji's side. Thank you, sir. Thank you very much for discussing all these things and interacting with you. So any questions, we would be very happy to address those questions to the best of our. Now this is a query session. Any member have any query, then hand raise, then we unmute and question. If any member have query, please raise hand. Okay, if no queries, very welcome situation. Thank you very much. And still, if anybody has any query, they can send mails to us. We will be very happy to respond to those queries. Thank you, Sunil ji. Thank you very much for this wonderful opportunity. Thank you, Sunil Nawala ji, Sunil Morsab, and thank you all the participants. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all management committee members of CIC of ICICI Karwan. Thank you, sir. थैंक यू सर, राजीव जी सोगानी और नरेश जी काबरा सर, बड़ा ही अच्छे से हमारे को जो फोन है नरेश जी अच्छे से बताया, और हमारी जो भी क्वेरी है उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया। एक क्वेरी आ रही है सर, तो मैं मुरारी कांजी अग्रवाल का, तो सर प्लीज आप इनकी क्वेरी सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी, हाँ मुरारी कांजी अग्रवाल अपनी क्वेरी रखें। सीए मुरारी कांजी अग्रवाल। हेलो। हाँ फरमाएं। हाँ सर, मैं मेरी क्वेरी ये थी कि ये सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है और पब्लिक जो भी ट्रस्ट है, इन दोनों को ही देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या?
हाँ सर, देखिए जैसा मैंने कहा कि कानून में आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है या नहीं जी, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हम लिखेंगे कि नहीं है बिकॉज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज जो है वो पब्लिक ट्रस्ट की अथॉरिटी नहीं है। जो राजस्थान का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1959 का, उसके लिए वो अथॉरिटी नहीं है। देयरफॉर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमें ये रजिस्ट्रेशन करा देना। हमें सोसाइटी में दोनों को ही करवाना चाहिए। हाँ, सोसाइटी को भी और ट्रस्ट को भी। ट्रस्ट तो कराना ही है, लेकिन सोसाइटीज भी वहां पर लायबल हैं उसके अंदर रजिस्टर कराने के लिए। ऐसा उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 है, उसमें नहीं। जी, थैंक यू सर। सर मैं इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसमें लॉ है जो सर ने बताया, वहाँ सोसाइटी को रजिस्टर कराने की आवश्यकता है। लेकिन डिपार्टमेंट में अभी क्या हो रहा है, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन किट आए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। तो जो आपका क्वेश्चन है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सोसाइटी रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट में मिल जाता है वो 10A के लिए एक बार के सफिशिएंट होगा। अभी डिपार्टमेंट उसको लेके इतनी दिक्कत नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट के केस में तो कराने इसलिए पड़ेगा बिकॉज वी हैव नो अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हमें देवस्थान विभाग से वो सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए राजस्थान पब्लिक एक्ट में जाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रस्ट सर, ट्रस्ट के केस में सब रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो सफिशिएंट नहीं होगा? सर वो सफिशिएंट नहीं होगा। सब रजिस्ट्रार इज द वन ऑफ द अपडेटेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल नोटरी। वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं, प्लस वो रजिस्ट्रार और पब्लिक ट्रस्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जी जी, थैंक यू। ज्यादातर ट्रस्ट है वो सब रजिस्ट्रार की ही है। हाँ, तो हमें निश्चित रूप से देवस्थान विभाग के रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेश जी। सीए मुरारी कांत जी अग्रवाल सुन पा रहे हैं तो प्लीज चोरी अनम्यूट कर दें, उनको अनम्यूट कर दें। हाँ, कर दिया, अनम्यूट कर दिया। एक राजेश शर्मा जी भी हैं, एक नरेश जी, सोनी। नरेश जी शायद बात होगी अभी। हेलो, हाँ बोलो मुरारी जी। हेलो। हाँ सर, फरमाएं। हाँ, नरेश सोनी बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ बताएं। हाँ सर, अगर कोई 12A में रजिस्टर्ड है, ATG में नहीं है, तो क्या इस 10A के फॉर्म में जब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो साथ में ATG का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा क्या? नहीं सर, ऑटोमेटिक। हाँ नरेश जी बोले। हाँ सर ऑटोमेटिकली नहीं होगा। 12A जो ऑलरेडी हमारे पास में है उसके लिए हम री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और ATG चूंकि आपके पास नहीं है तो वो तो वैसे ही वेव करेगा। जैसे आज आप फ्रेश एप्लीकेशन लगाते हैं उसके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आएगा आपके पास में 6 मंथ 3 साल का, तो ATG की तो लगेगी फ्रेश एप्लीकेशन अंडर फॉर्म 10A, और 12A का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगेगी अंडर फॉर्म 10A। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश शर्मा जी को अनम्यूट कर दें। सुनिए। हाँ, अनम्यूट कर दिया सर। हाँ राजेश जी बोले। सर ये मैं पूछना चाह रहा था सर, ये जो NGOs होते हैं वो सोसाइटीज के कैटेगरी में कवर होंगे क्या सर? नहीं देखिए सर, NGO इज अ ब्रॉड टर्म। सेक्शन 8 कंपनी भी NGO है, सोसाइटी भी NGO है, ट्रस्ट भी NGO है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी और ट्रस्ट को दोनों को लेना पड़ेगा। तो NGO तो एक जेनेरिक टर्म है जो सारे ही चैरिटी में काम करने वाले लोगों को NGO कहते हैं। इसलिए सोसाइटी NGO है और NGO सोसाइटी हो सकती है। लेकिन आपका प्रश्न शायद ये है कि क्या उनका ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसा नरेश जी ने कहा, एज ऑन टुडे आपके पास अगर सोसाइटी रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट है तो 12 पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उसका राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन करा लें सोसाइटी का। थैंक यू सर। ये राजस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में अपन कराते हैं तो उनकी फिर और जो फॉर्मेलिटीज है वो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, बहुत कम है सर। देखिए वो बहुत लिमिटेड है। वो तो डिफंक्ट का ऑफिस है और उन्हें कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन अभी उसके अंदर दिक्कत यह है कि एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 60 डेज की, और 60 डेज उसका टाइम पीरियड है, तो 2.5 महीने से कम में रजिस्ट्रेशन नहीं आ सकता। ओह यस यस यस। ये सुनील मोर से ये सॉर्ट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, और डिपार्टमेंट से का बहुत डिफरेंस है। कोई कंप्लायंस से सॉर्ट ऑफ लॉ में ना वो लोग एक्टिव है इतने।
नहीं अभी तक तो नहीं है, पर जो अपन लोग एक साथ जाएंगे तो एक्टिव तो हो जाएंगे। उन्हें समझ में आने लग गया है, वो समझ में आने लग गया उन्हें। हाँ वही कह रहा हूँ। दिनेश जैन साहब बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी एक क्वेरी थी कि अपन कोई नया एनजीओ बनाए तो ये सजेस्टेबल होगा कि राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में बनाए बजाय सोसाइटी के, तो वहीं रजिस्ट्रेशन हो जाए तो डबल नहीं कराना पड़े? बेहतर है, क्योंकि अभी मेरा मानना ये है कि सोसाइटी को भी सूनर और लेटर राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। तो हम एक ट्रस्ट बना लें, ट्रस्ट बढ़ना, उसके अंदर सोसाइटी की भी फॉर्मेलिटीज इनकॉर्पोरेशन के समय करनी पड़ेगी और फिर राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की करनी पड़ेगी। तो हम ट्रस्ट बना करके उसका इस पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लें, दैट वुड बी अ सफिशिएंट कंप्लायंस, और थोड़ा सा उसके अंदर बर्डन भी कम आए। और इजी भी है सर कंपैरेटिवली सोसाइटी से? हाँ, सोसाइटी से इजी है, सोसाइटी से डेफिनेटली। छोटा सा डिपार्टमेंट है और इजीली काम हो जाता है। फ्लेक्सिबल भी है सर। देखिए क्या है कि सोसाइटीज के अंदर बड़ा एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है और उसके अलावा वो बहुत ज्यादा चीजें अलाउ नहीं करते हैं। ट्रस्ट के अंदर हम अपने क्लाइंट से मिलकर के पूछ सकते हैं कि वो इस ट्रस्ट का क्या स्वरूप चाहता है, कैसे उसका मैनेजमेंट चाहता है, ट्रस्टीज को कैसे चाहता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हम काफी उसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो से हम कंपनी का बनाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम ट्रस्ट बनाएं और उसका देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लें। जी, थैंक यू सर। नरेश जी आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। और कोई पार्टिसिपेंट है तो मैं सोगानी जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वास्तव में एक जो कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट था, पिछले 1-1.5 महीने से सारे लोग इसी में उलझे हुए थे, और नरेश जी ने इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन किया। मैं समझता हूँ ये जो कॉम्बो हुआ वो बहुत ही जोरदार हुआ। तो मतलब प्रॉब्लम क्या आती है स्पीकर्स के साथ में कि बहुत अच्छा जिनको वास्ट नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं टेक्निकली थोड़े से पीछे हट जाते हैं, और जिनको टेक्निकल नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हट जाते हैं। तो आपने बड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन करके, और ऐसी मेरे इस ख्याल में ऐसी कोई चीज बची नहीं है जो इस फील्ड में छूटी हो, और बहुत जोरदार। और सारे लोगों को हमारे इस एरिया में ट्रस्टों का काम ज्यादा भी है। और वास्तव में आपने एक जोरदार बात ये भी बताई कि अब जो आने वाला समय है इसमें हम लोग जो ये फ्री काम कर रहे हैं साहब, ये गौशाला है, ये साहब मंदिर है, ये धर्मशाला है, और ये हम नहीं कर पाएंगे, उनको सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। तो मैं जितने भी हमारे पुराने और नए जितने भी साथी लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैठ के, हम चाहे साथ बैठ के कोई एक रूपता के रूप में कोई एक निर्णय कर लें, इस तरीके से हमें इनकी फीस लेनी चाहिए। उसके बिना हम ना तो सर्विस दे पाएंगे, और अदरवाइज हमारी स्थिति ये होगी कि अपन काम भी नहीं कर पाएंगे, सामने वाले की पेनल्टी लगेगी तो हमारी बदनामी हो रही। तो इसलिए हम लोगों को समय रहते इस पर डिसीजन लेना चाहिए। मैं पुनः आदरणीय सोगानी जी और नरेश जी काबरा का धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जो सेशन है यही कंप्लीट हो रहा है। सेशन के लिए उज्जवल शर्मा जी हमारे बीच आ गए हैं। उज्जवल शर्मा जी का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।